हेलो दोस्तों, मैं धर्मेश उपाध्याय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं भाषा विज्ञान का दूसरा पार्ट, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं आज भाषा के रूप को परिवर्तित करने वाले कारण। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने भाषा विज्ञान की कुछ चीजों को बताया था, तो उनको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरी पिछली वाली वीडियो को भी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से कारण हैं जो किसी भाषा को परिवर्तित करते हैं। तो भाषा को परिवर्तित करने वाले कारण के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन से हैं वो कारण। देखिए, भाषा को परिवर्तित करने वाले जो कारण हैं वो कारण जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक पहला भाग है इसका आंतरिक कारण, और दूसरा भाग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा भाग है इसका बाह्य कारण। ठीक है, तो भाषा को हम दो भागों में परिवर्तित करते हैं, मतलब दो परिवर्तित करने के दो कारण, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। अब हम देखते हैं कि आंतरिक कारण के अंदर वो कौन कौन सी चीजें आती हैं जिनसे भाषा जो है वो परिवर्तित हो जाती है, भाषा चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले आंतरिक देखेंगे, उसके बाद हम बाह्य पे आएंगे। तो आंतरिक कारण जो है वो टोटल 5 होते हैं। तो उसमें से पहला है बलाघात, प्रयत्न लाघव, दूसरा, तीसरा है प्रयोगाधिक्य, चौथा है वैयक्तिक विभिन्नता, और पांचवा है अनुकरण की अपूर्णता। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। जो बलाघात है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें मैंने लिखा कि शब्द अर्थ पर विशेष बल देना, यानी कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नाम क्या है, बलाघात, बल द्वारा आघात करना। ठीक है, यानी कि कोई शब्द जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको फोर्सफुली बोलते हैं, उस शब्द को आप जोर देकर के बोलते हैं। जिससे क्या होता है, जिस शब्द पर आप जोर देकर के बोलेंगे वो शब्द हाईलाइट होगा और बाकी शब्द जो है वो दब जाएंगे। तो इसको हमने कहा बलाघात। तो बलाघात के कारण भाषा जो है वो, भाषा का रूप क्या हो गया, चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। जैसे यहां पर बताया उदाहरण के रूप में आया अरि। ठीक है, अब जो वैदिक मंत्र होते हैं उसमें अरि जो होता है वो अरि का अलग अलग अर्थ आता है। शत्रु के अर्थ में भी आता है, देवता के अर्थ में भी आता है, इंद्र के भी अर्थ में आता है। तो इनका अलग अलग अर्थ में आता है। लेकिन जब बलाघात हम शत्रु वाले अरि पर जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है वो इंद्र वाला अरि चाहे कोई और वाला अरि वो क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, वो दब जाएगा। तो इसे हम कहते हैं बलाघात। आते हैं दूसरे पर, दूसरा है प्रयत्न लाघव। ठीक है, प्रयत्न लाघव में क्या है, इसमें कहता है, देखिए सब चीज का नामों से पता चल जाता है, आप नामों को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको हम देखेंगे तो कहेगा प्रयत्न, प्रयत्न माने प्रयास, और लाघव, लाघव मीन्स होता है थोड़ा, यानी कि प्रयत्न मीन्स प्रयास में थोड़ा, यानी कहता है कि कम परिश्रम में, यानी कि बहुत ही कम परिश्रम करें, थोड़ा सा परिश्रम करें और उससे होगा क्या, अधिक लाभ मिलेगा। यानी कि जैसे होता है कि पहले लोग किसी बात को बहुत लंबे चौड़े वे में बोलते थे, तो उसको अब क्या किया, कम शब्दों में ही बोलना सीख गए। धीरे धीरे भाषाओं का परिवर्तन होता गया। तो इसमें देखिए उदाहरण मैंने लिया मास्सा, जैसे कि पहले हम बोलते थे मास्टर साहब, समय अभाव के कारण और प्रयत्न लाघव के कारण आया मास्टर साहब का लोग बोलने लगे मास्साब, मास्साब। ठीक है, डॉक्टर साहब को बोलने लगे डॉक्टर साहब। ठीक है, तो ये सब किस लिए होता है, प्रयत्न लाघव, यानी कि कम परिश्रम में अधिक चीजें बता देना प्रयत्न लाघव कहलाता है। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखिएगा और इसको अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर्स में पूछते ही पूछते हैं। इसके बाद अगला है, तीसरा है आपका प्रयोगाधिक्य। प्रयोगाधिक्य में क्या होता है, इसका भी नाम से क्लियर है, प्रयोगा और अधिक्य, यानी कि जिनका प्रयोग बहुत होता है, यानी पहले से। इसका मैं आपको ये दिखा देता हूं, शताब्दियों के बाद परिवर्तन, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग कई शताब्दियों तक चलता आ रहा है। ठीक, और कई शताब्दियों तक चलते आते 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 वो क्या हुआ, उसके बाद वो परिवर्तित हो गया। तो
तो शताब्दियों वाला, जैसे कि यहाँ पर है उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय जो है कई शताब्दियों से चलता है, लेकिन अब वही उपाध्याय क्या हो गया, प्रयोगाधिक्य के कारण, बहुत ज्यादा प्रयोग में होने के कारण ये उपाध्याय झा में बदल गया। यानी कि अब लोग उसको उपाध्याय को पूर्णतया झा बोलते हैं, लेकिन उपाध्याय और झा दोनों बोल सकते हैं। तो आपको बात समझ में आई। प्रयोगाधिक्य इसे ही कहते हैं जब हम बहुत समय से किसी चीज का प्रयोग करते हैं और उसकी अधिकता होती है और बहुत समय बाद आकर के उसको हम चेंज कर देते हैं, तो उसे कहता है प्रयोगाधिक्य। अब इसके बाद अब हम चलते हैं अपने चौथे जो है, जो इनके कारण है भाषा के कारण, वो चौथे कारण पर चलते हैं, आंतरिक कारण। वो क्या है, वैयक्तिक वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता नाम से फिर से पता चल रहा है, व्यक्तिक यानी व्यक्ति का अपना, और विभिन्नता मतलब भिन्न भिन्न, भिन्नता। तो इसमें कहा कि वैयक्तिक विभिन्नता में होता क्या है, लोग क्या करते हैं, नई नई चीजों का ग्रहण करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जो चीज 100 साल पुरानी लोग यूज करते थे उसको अब वो यूज नहीं करेंगे, अब वो नई चीज का यूज करेंगे और पुरानी चीज को क्या करेंगे, पूर्णतया त्याग देंगे, यानी पूरी तरीके से छोड़ देंगे। तो वही कहा, वैयक्तिक विभिन्नता में नया ग्रहण पुराना त्याग, यानी नई चीजों का वो ग्रहण करेंगे, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, और जो पुरानी चीजें हैं, जो पुराने जितने भी भाषाएं हैं, उनको धीरे धीरे वो छोड़ते चले जाएंगे। अब देखिए, जैसे कि इसमें एक आया यहाँ पे री, पहले री का बहुत यूज होता था, री 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 का बहुत यूज होता था, लेकिन इस री की जगह अब लोग क्या करने लगे, इस री को पूर्णतया छोड़ करके और ये वाला री प्रयोग में लाने लगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम वैयक्तिक विभिन्नता। ये व्यक्ति के अपने विभिन्नता के अनुसार होता है। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज में कठिनाई होती है तो वो उसका कुछ सरल उपाय निकालता है। अगला है अनुकरण की अपूर्णता। ठीक है, तो अनुकरण की अपूर्णता में क्या है, अनुकरण, अनुकरण करना, नाम से पता चल रहा है, अनुकरण मतलब किसी को फॉलो करना। ठीक है, तो कहता है अनुकरण की अपूर्णता, यानी कि लोग क्या होते थे कि कुछ कुछ चीजों को सही से सुन करके सही से नहीं बोल पाते थे या सही नहीं सुन पाते थे, तो उस अपूर्णता के कारण जो है शब्दों में फेरबदल हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो कैसे, जैसे कि टाइम है, अंग्रेजी में टाइम है, लेकिन बहुत लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, टेम, मेरा टेम आ गया, टेम, आज कितना टेम, किस टेम जाओगे, ऐसे करके। तो ये किस लिए हुआ, अनुकरण की मतलब अनुकरण की अपूर्णता। जिस चीज को हम अनुकरण कर रहे हैं उसको हमने सही से देखा नहीं, सही से सुना नहीं, बस हम उसको कैसे भी करके बोल दिया, तो वो इसकी वजह से क्या हुआ, भाषा जो है वो परिवर्तित हो गई। अब ये था भाषा को परिवर्तित करने के आंतरिक कारण। भाषा को परिवर्तित करने के बाह्य कारण कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। तो भाषा को परिवर्तित करने के ये 6 मैंने मेन जो हैं वो बाह्य कारण लिखे हैं। इसमें से पहला है भौगोलिक। ठीक है, भौगोलिक मतलब भूगोल की परिस्थिति में, परिस्थिति के अनुसार, जैसे जैसे देश बदलता है, जैसे जैसे समाज बदलता है, या जैसे जैसे जो आपका क्षेत्र बदलता है, उस भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार भाषा क्या होती है, चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। दूसरा है राजनीतिक। राजनीतिक में क्या होता है, जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उनके अनुसार भाषाएं परिवर्तित होने लगती हैं। कोई अपनी राजनीति में ये भाषा यूज करता है, कोई वो भाषा यूज करता है, या भाषाओं के अलग अलग तरीके यूज होने लगते हैं। तो राजनीतिक गतिविधियों के कारण भाषा जो है वो क्या होती है, परिवर्तित। तीसरा है सांस्कृतिक। अपनी संस्कृति के अनुसार भाषा जो है वो परिवर्तित हो जाती है। हिंदी अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुसार चलती है, इसी तरह अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार भाषाएं चेंज होती चली जाती हैं। चौथा है सामाजिक, यानी जो समाज की गतिविधियां हैं, समाज की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के अनुसार भाषाएं चेंज हो जाती हैं। ठीक है, यानी एक समाज में कोई और भाषा बोली जा रही है और दूसरे समाज में कोई और भाषा बोली जा रही है, जब वो व्यक्ति उस समाज में आएगा
और उस समाज की सारी गतिविधियों को वो देखेगा तो वो भी उस समाज में धीरे धीरे ढलता चला जाएगा और वो उस भाषाओं को ऑब्जर्व करता चला जाएगा। पांचवा है व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति विशेष अपनी जो है अलग पहचान बनाता है और वो अपने लिए एक अलग भाषा का चयन करता है जिसमें ये व्यक्ति विशेष के अंदर आता है। अगला है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, हालांकि संस्कृति मैंने ऊपर बता दिया था, तो शिक्षा और संस्कृति मतलब शिक्षा और संस्कारों के ऊपर ही मान लीजिए। तो शिक्षाओं के ऊपर भी आप जो भाषाएं हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं, उनके बोलने का कौशल अलग हो जाता है, वो भाषा कौशल जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो ये था आपको भाषा को परिवर्तित करने के दो कारण, आंतरिक और बाह्य कारण। इन दोनों कारणों को मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके आगे क्या है। हम देखते हैं ध्वनियों के बारे में। ठीक है, भाषा का वर्गीकरण हमने देख लिया था, अब हम देखेंगे ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्वनियों के वर्गीकरण को देखते हैं। यहाँ पर ध्वनियों का जो वर्गीकरण मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक में ध्वनियों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। ठीक है, एक स्थान के आधार पर और एक प्रयत्न के आधार पर। ध्वनियों का वर्गीकरण दो प्रकार से, स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। जो स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण है तो उसमें क्या होता है, कंठ है, तालु है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, जिह्वा, मूलीय। ठीक है, यानी कि अको विसर्जनीयानां कंठा, ईचुयसानां तालु, ऋतुरसानां मूर्धा, मृदुलसानां दंता, ए दैतो कंठ तालु, ओ दैतो कंठ ओष्ठा भी है इसमें। ठीक है, उपपद्मानीयानां ओष्ठा, ठीक है, यमंगलनानां नासिका च। ये सारी क्या है, ये स्थान है किसी भी ध्वनियों का। ध्वनि जो है ये इन स्थानों पर आधारित होती हैं, यहाँ से ध्वनियाँ क्या होती हैं, निकलती हैं। तो इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी व्याकरण की, उसके ऊपर मैंने इसके बारे में एक अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है प्रयत्न, यानी कि जो वर्गीकरण है एक स्थान का, आप दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा, इसके ऊपर बहुत अच्छा मैंने मतलब अच्छे से समझा रखा है, मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। अब हम आते हैं प्रयत्न पर। प्रयत्न मतलब क्या होता है, प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास। तो अब देखिए प्रयास में क्या होता है, जो प्रयत्न है वो दो प्रकार से होते हैं, एक बाह्य प्रयत्न और एक आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो बाह्य प्रयत्न है वो कितने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी टॉपिक अभी हो रहा है इस वीडियो में, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी होते हैं, किसी भी कंपटीशन में हमेशा पूछे जाते हैं। तो जो बाह्य प्रयत्न है ये 11 प्रकार के होते हैं, और ये बाह्य प्रयत्न जो 11 प्रकार के हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए एक है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ये 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न हैं। इनके ऊपर डिटेल नहीं पूछता है, खाली ये पूछता है कि कितने प्रकार के प्रयत्न हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के हैं और ये इनके नाम हैं। अब हम आ जाते हैं अभ्यंतर प्रयत्न पर। अभ्यंतर प्रयत्न में क्या होता है कि अभ्यंतर प्रयत्न फिर से दो भागों में बढ़ जाता है, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब इसको ध्यान से समझिए, जो स्वर है वो कौन कौन से हैं, तो एक है संवृत, एक है अर्ध संवृत, एक है अर्ध विवृत और एक है विवृत। अब इसमें है क्या, संवृत, संवृत का मैंने मतलब यहां पर लिखा संकुचित, यानी कि जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो जब हमारा मुंह या मुख द्वार जब संकुचित होकर के थोड़ा सा खुलता है तो उसे हम कहते हैं संवृत। ठीक है, संवृत का उदाहरण याद रखिए, संवृत ये आपको ये और इसके साथ जो उदाहरण है उनको आपको अच्छे से देखना है और उसको याद कर लेना है। जो संवृत है उसका उदाहरण है क्या, ई, ई, उ। अब देखिए कितना छोटा मुंह खुल रहा है। ठीक है, अब बस ऐसे समझिए, संवृत में क्या है कि मुंह हमारा संकुचित रहता है और बहुत ही कम खुलता है किसी भी वर्ण को बोलने के लिए, लाइक ई,
ऊ, बस थोड़ा सा। इसके बाद जब हम समृद्ध के आगे चलते हैं तो समृद्ध के आगे है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में क्या होता है, अब देखिए सीधा समृद्ध का उल्टा अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में क्या होता है, मुंह थोड़ा ये इसमें क्या होता थोड़ा सा खुल रहा था, इसमें क्या होगा थोड़ा सा और ज्यादा खुल जाएगा। जैसे कि ए ओ, ठीक है, यहाँ पे है ई ए ओ, थोड़ा सा खुला, ठीक। समृद्ध में इतना, अर्ध समृद्ध में इतना खुल गया। अर्ध विवृत, अर्ध विवृत में क्या होता है, उसका एग्जांपल है ऐ औ। अब देखेंगे कि इसमें जो है मुंह वो हाफ मुंह खुल जाता है, आधा मुंह खुल जाता है, उसको हम कहते हैं अर्ध विवृत। यानी जिस वर्ण के उच्चारण में मुख द्वार जो है वो आधा खुल जाए उसे हम कहते हैं अर्ध विवृत। इसमें है ऐ औ, ठीक है, आधा मुख खुला। लास्ट है विवृत। विवृत में सिंपल है कि जिस वर्ण को बोलते समय, जिस स्वर को बोलते समय हमारा जब मुख पूरा खुल जाए तो वो कहलाता है विवृत। इसमें है अ आ, ठीक, मुंह पूरा खुल गया। ये था स्वर। अभ्यंतर प्रयत्न का जो दूसरा पहलू है वो है व्यंजन। व्यंजन में क्या है, व्यंजन आपका एक स्पर्श, संघर्षी, अनुनासिक, स्पर्श, संघर्षी और पार्श्विक, उपक्षिप्त, लुंठित और अर्धस्वर, ठीक है। ये इतने टाइप के आपके व्यंजन होते हैं। अब देखिए स्पर्श में क्या है, स्पर्श में है उदाहरण, आपको बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये नाम और इनके साथ के उदाहरण, ये नाम इनके साथ के उदाहरण, ये नाम इनके साथ के उदाहरण, यही पूछा जाता है। तो स्पर्श में क्या है, तो हमने लिखा क ख ग, यानी कि इसमें होता क्या है, जो हवा है वो हवा हमारी क्या करती है, मुख द्वार, यानी जो ये मुख का जो द्वार है इसको स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। तो हो गया क ख ग, हवा और कहीं टच नहीं हो रही, मुख के द्वार को छूती हुई निकल जा रही है। अगला है संघर्षी। संघर्षी में देखिए जो लास्ट में लिखा है क्या, घर्षी, घर्षी घर्षण, घर्षण, ठीक है। तो कहा संघर्षी में आपका वर्ड आता है फ ब स। इसमें क्या होता है कि हमारी जो हवा है वो घर्षण करती हुई जाती है। जब हम इन वर्णों को बोलेंगे तो वो वर्ण बोलते समय हवा जो है वो घर्षण करती हुई जाती है। अनुनासिक है, अगला देख लीजिए अनुनासिक। अनुनासिक में क्या है, तो अनुनासिक में आपका है ञ म ग ड़ और न। तो इसके लिए सूत्र भी आता है यमंगणना नाम नासिका, यहाँ पे नासिका, ठीक है। तो ये अनुनासिक में क्या है, ञ म, जहाँ पे क्या होता है कि हम नाक से बोलते हैं और नाक का प्रयोग हम वर्णों के उच्चारण को करते समय लेते हैं। अगला है स्पर्श संघर्षी। अब देखिए स्पर्श संघर्षी में क्या है, ये वाला था स्पर्श और ये वाला था संघर्षी। संघर्षी माने घर्षण, स्पर्श मतलब छूते हुए जाना, यानी कि इन दोनों का मिक्स जो आएगा वो है ये वाला क च ज झ, ठीक है। ये जो वर्ण है आपके आएंगे स्पर्श संघर्षी में। अब क्या है पार्श्विक। पार्श्विक में क्या है, पार्श्विक में है ल। जब भी हम ल बोलते हैं तो हमारी जब जिह्वा है वो हमारे तालु के दांत के थोड़ा सा साइड में यानी ऊपर टच करती है, तो उसे हम कहते हैं पार्श्विक, ठीक है। इसके बाद अगला है उपक्षिप्त। उपक्षिप्त में क्या होता है, ड और ढ। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो जीभ है वो रोटेट करते हुए और आपके तालु को टच करती है, तो वो उपक्षिप्त हो रही है, तो इसीलिए इसका नाम दिया उपक्षिप्त। अगला है लुंठित। लुंठित में क्या होता है, लुंठित माने लुढ़कते हुए। लुढ़कते हुए मतलब कंपन मैंने यहाँ पे लिख दिया कांपते हुए। तो जब हम जब र बोलते हैं तो एक वाइब्रेशन आता है, वाइब्रेट होता है, तो ये चीज कहलाती है लुंठित। अगला है अर्धस्वर, और अर्धस्वर जो है वो आधे स्वर के अंदर आता है। तो ये चीजें थी हमारी ध्वनियों का वर्गीकरण था। ध्वनियों को वर्गीकरण में मैंने ये सारी चीजें बताई। स्थान के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने दोबारा बताना ठीक नहीं समझा। और अगर आपको जानना हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख सकते हैं आराम से।
और उसके बाद स्थान के बाद दूसरा जो वर्गीकरण है वो है प्रयत्न। प्रयत्न को भी दो भागों में बांट दिया, बाह्य और आभ्यंतर। जो बाह्य प्रयत्न है जिसमें विवाह, संभार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, और इसके बाद आपका उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है। और इसके बाद जो अभ्यंतर है, अभ्यंतर को वापस हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक है स्वर और एक है व्यंजन। तो ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया या कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ नया लेकर के आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।